जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। तो जैसा कि आपने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा कि हम इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और कार्डियो रेस्पिरेटरी की असेसमेंट हम उसमें बताएंगे आपको। उसके बाद अब उसकी असेसमेंट जो है वो हमेशा प्राइम इंपॉर्टेंस उसकी है। तो असेसमेंट में आपने सबसे पहले सबको पता है कि उसके लिए एक ही प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, चाहे वो NPT हो, चाहे वो बाहर का एग्ज़ाम हो, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई का या कतर का, तो वो उसमें असेसमेंट प्रोटोकॉल जो उसमें MCQs आते हैं वो इसी के हिसाब से आते हैं कि वो सोप के अकॉर्डिंगली हो। तो इसका सोप का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड प्लान। तो उसमें अब असेसमेंट जो है आपने जब पेशेंट की करनी है तो प्री ऑप से हम स्टार्ट करते हैं। प्री ऑप में आपने जाना है पेशेंट के पास जाके उसको डेफिनेटली उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो आपने देखने हैं। उसमें आपने उसका डेमोग्राफिक डाटा लेना है। डेमोग्राफिक डाटा की इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें आपको पता चलता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पेशेंट का एजुकेशन लेवल क्या है, पेशेंट की लैंग्वेज क्या है, ताकि लैंग्वेज बैरियर आते हैं बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ में, पूरी वर्ल्ड में होता है ये। तो एक जगह की लैंग्वेज है और दूसरी जगह पे ज़ाहिर की प्रॉब्लम होती है जिस तरह, ठीक है। तो वो लैंग्वेज का आपको आइडिया हो जाता है। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है और उसके अलावा पेशेंट की एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन के साथ फिर आपको पता चल जाता है कि आपने पेशेंट के ऊपर किस लेवल के ऊपर जाके कम्युनिकेट करना है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको लैंग्वेज का पता होगा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो लैंग्वेज उसको आपको नहीं आती तो आप उसको लर्न करेंगे। आप जब उसके साथ खुद कम्युनिकेट करेंगे तो वो पेशेंट के लिए एक अच्छा कॉन्फिडेंस है और आपके लिए भी एक अच्छी कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो अब मुझे जिस तरह काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में आती हैं, आप लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। तो इवन जो साथ वाले जो हमसाई कंट्रीज़ हैं उनसे जो अगर पेशेंट आते हैं तो उसकी लैंग्वेज ही मुझे आती है। तो ये सोप के अकॉर्डिंगली आपने उसकी असेसमेंट कर लिया। अब असेसमेंट में आपने सारा उसका डेमोग्राफिक डाटा ले लिया, उसकी हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन उसकी क्या है वो आपने देख लिया। प्रेजेंट कंप्लेन में डेफिनेटली आपने देखना है कि इस पेशेंट को क्या है, वेल्वर डिजीज़ है या इसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है साथ उसके, और उसके साथ कैबेज के लिए वो आया हुआ ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो उसके लिए ट्रिपल वेसल, जहाँ पे TVCAD ट्रिपल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, तो CAD है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और TV का मतलब है ट्रिपल वेसल। इसी तरीके से डबल जब लिखा होगा DVCAD तो इसका मतलब है डबल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, SVCAD सिंगल वेसल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं वेल्व वाले पेशेंट के लिए, तो वेल्व वाली जो डिजीज़ हैं उसमें माइट्रल वेल्व रिगर्ज है, ठीक है, और उसके अलावा स्टीनोसिस है। अब जो रिगर्ज वाले पेशेंट हैं उसमें डेफिनेटली वॉल्व इनकम्पिटेंट है, तो उसमें आपने देखना है एओर्टिक वाल्व रिगर्ज है तो इसको लिखा जाता है AR। ऑपरेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ AR, इसका मतलब है एओर्टिक रिगर्ज, और AS एओर्टिक स्टीनोसिस। और जब पोस्ट आप इसी पेशेंट को आप देखेंगे तो ये और AR लिखा हुआ होगा डायग्नोसिस में भी और प्रोसीजर में भी। तो इस AR के दो मतलब हैं। अब अगर तो डायग्नोसिस में लिखा हुआ है तो एओर्टिक रिगर्ज है, अगर वो लिखा हुआ है आपके प्रोसीजर में तो इसका मतलब है या तो इसका रिपेयर हुआ है एओर्टिक या इसकी रिप्लेसमेंट हुई है। तो ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है प्री और पोस्ट के दरमियान। उसके बाद जो पेशेंट आपके पास आ जाता है, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेशेंट आपके पास आ जाता है वेल्वर डिजीज़ के साथ और वो फीमेल होता है, फीमेल पेशेंट है, तो आपने उसके साथ प्रेजेंट कंप्लेन की, आपने उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको होगी, साथ उसका आपने एको उसका देखेंगे, आप उसकी लैब रिपोर्ट देखेंगे, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट उसका देखेंगे। जिस पेशेंट की EF कंप्रोमाइज्ड हो, पोस्ट MI कैबेज वाला पेशेंट हो या कोई पेशेंट हो, उसका साथ आप जब RFTs देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको RFTs जो हैं वो डी रेंज नज़र आएंगे, तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रही होती हैं। उसके अलावा आप उस पेशेंट का जब EF देखेंगे उसके साथ आपने उसका RFTs देख लिया, इसके साथ आपने उसका CP देख लिया, कंप्लीट जो ब्लड काउंट है उसमें सारे आपके TLC टोटल लिकोसाइट काउंट, प्लेटलेट, RBC काउंट, ये सारी आपकी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसके साथ आ जाता है DLC डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट। तो इस तरह मैं आपके लिए बहुत डिटेल में नहीं, अभी सिर्फ बेसिक्स आपको मैं बताऊँगा। अब उसमें बेसिक्स में आप फर्दर आगे क्या है कि आपने जो पेशेंट आ रहा है फीमेल है और वेल्व डिजीज़ के साथ है, तो उसमें आपने रोमेटिक फीवर की हिस्ट्री लाजमी लेनी है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं विद रूमेटिक फीवर या रूमेटिक डिजीज़ या रूमेटिक हार्ट डिजीज़ आप लोगों ने मेडिसिन में पढ़ा होगा, तो ये उन लोगों में फीमेल्स में जो रूमेटिक डिजीज़ के साथ लोग होते हैं उनमें वेल्वुलर माइट्रल वेल्व या एओर्टिक वेल्व की डिजीज़ होती हैं।
और ये यंग भी होती हैं लड़कियां, और यंग लोगों में ही ये आना शुरू हो जाती है। तो उसके साथ जिसकी वेलवेट डिजीज़ है और वो फीमेल है, उसमें आपने लाजमी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक फ़ीवर आपने लेनी है, और अगर पूछा जाए तो इसको मेंशन भी करना है आपने, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने उसके एक्सरे चेस्ट देख लिया। एक्सरे चेस्ट ऑलरेडी मैंने एक दो जो है प्रेजेंटेशन उसमें बहुत अच्छे आए हैं, वो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको आप देख सकते हैं। तो एक्सरे चेस्ट उसमें सेपरेटली पहले कार्डिक वाले के अलग हैं, और जो जर्नल है यानी कि रिस्पायरेटरी के लिए, चेस्ट के लिए वो अलग से हैं। तो वो दो अलहदा से प्रेजेंटेशंस हैं, पूरी वीडियोज़ हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसमें आपने चेस्ट एक्सरे देखना है, और उसमें फिर आपने उसके साथ कंपेयर करना है कि क्या उसके चेस्ट एक्सरे में क्या नॉर्मलिटी है, हार्ट उसका लार्ज है, क्या उसका जो चीज़ें वहाँ पे हैं नॉर्मलिटी चेस्ट एक्सरे की, वो सारी आपने देखनी है। और उसको एग्जामिन करते हुए, जब भी चेस्ट एक्सरे को आपने एग्जामिन करना है तो पेशेंट को थारोली आपने एग्जामिन करना है। तो इसमें एक चीज़ में इसमें है, आर्थ्रोपेडिक का एक प्रोटोकॉल है, लुक फील मूव, यानी कि एक जॉइंट है उसको आपने देखा, लुक, उसके बाद उसको आपने फील किया, उसके बाद आपने उसको मूव किया, ठीक है। तो इसको आपने इधर लगाना है। जितने पेशेंट हैं उन सब के ऊपर आपने लुक फील मूव। अब जब लुक एंड फील तो सेम रहेगा, लुक जब आपने देखा तो आपको पेशेंट की लुक का पता लगेगा कि हाँ जी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है, इसको डिस्निक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, या कि पेशेंट जो है किस टाइप की ब्रीदिंग कर रहा है, प्री हो या पोस्ट ऑपरेटिव हो, तो ये आपने उस पेशेंट की असेसमेंट करनी है। और साथ एक्सरे देखना है आप, और एक्सरे के साथ आपने फिर देखना है कि उसके ऊपर जो फाइंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने चेस्ट को ऑस्कल्टेट करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है उसकी अपर लोब में प्रॉब्लम है, अपर लोब में अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उसके एक्सरे देखोगे और फिर आप कंसंट्रेट भी वहाँ पे करोगे क्या यहाँ पे एयर साउंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, जो कि एयर साउंड वाली वीडियो के मुताबिक आप इसको कंपेयर कर लेंगे। उसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल मिडिल एरिया में है तो मिडिल एरिया को टारगेट करोगे, अगर बेजल में है तो बेजल का प्रोटोकॉल मैंने 6, 8, 10 का आपको बताया है, मिड क्लेविकुलर और मिड एक्सिलरी और पोस्टीरियर का, जो कि आपका रिस्पायरेटरी असेसमेंट में मैंने एक्सप्लेन उसको किया हुआ। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं आपने इंटरलिंक करके देखनी, फिर आपको समझ आएगी ये, ठीक है। अगर एक चीज़ आपने पहले नहीं देखी हुई तो आप फिर आपने वो उसको देख लेना फ़ौरन से, ताकि आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको समझ आएँ। तो उसके बाद आपने रेस्पिरेटरी की जो भी पैथोलॉजी है, जो भी इसमें प्रॉब्लम आई हुई है, आपने इसको नोट डाउन करना है, डेफिनेट सी बात है। उसके अलावा आपने जो चेस्ट है इसके ऊपर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर ये फार्मूला कैसे लगता है। जब पेशेंट को आपने ओवरऑल देखा तो उसमें कैसे लगेगा, जब लुक का मतलब है कि आपने पेशेंट को ओवरऑल देखना है, इसमें आर्थ्रोपेडिक का फार्मूला लेकिन इधर आप लगाएंगे ओवरऑल पेशेंट को, आप देखेंगे उसका फेस, उसकी कलरेशन, उसके लिप्स, जो पेशेंट स्मोकर हैं उसके लिप्स ब्लैक होंगे, ठीक है। अगर पेशेंट को रेस्टलेस है तो उसके फेस एजिटेटेड होगा, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। तो लुक जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने जब देखना है। फिर उसके अलावा अगर कोई उसकी डिफॉर्मिटी है, कोई एम्पुटेशन हुई है तो आपने देखना है, तो फिर ही आपने उसको आपको पता चलेगा। और फिर जब आप उसको फील करेंगे तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी ये आपकी चीज़ इस तरीके से है। तो फिर आप उसको जब प्री ऑप ही नोट डाउन कर लेंगे तो उसका पोस्ट ऑप आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको पता होगा कि ये इसकी केस थी, ये फाइल थी इसकी, तो इसमें ये प्रॉब्लम मैंने डायरेक्ट की थी, और पोस्ट ऑप इसको मैंने इस लेवल के ऊपर देखना है। तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि उसको देखा, ओवरऑल देखा। अगर पेशेंट मेल है तो चेस्ट एक्सपोज भी आप करके दे सकते हैं, अगर कोई चेस्ट की एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है। चेस्ट की एबनॉर्मलिटी के लिए अलहदा से लेक्चर इसमें छोटा सा है, तो वो छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं ताकि वो आप लोगों के लिए ईजी रहे। सेपरेट जो चीज़ जो नहीं आती उसको क्विकली आप पिक करें, और दोबारा से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको देख लें। तो चेस्ट की जो डिफॉर्मिटी है उसको फिर देख लेंगे, और जो फीमेल हैं फीमेल को भी आप डेफिनेट सी बात है कि उसको देख लेंगे। तो एथिक्स का ख्याल रखना है असेसमेंट करते हुए। तो उस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट आपने लुक फील, तो जो चीज़ आपको लग रही है कि यहाँ पे ये एबनॉर्मलिटी है तो उसको आपने पहले देखा, ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद आपने उसको फ़ील किया। फ़ील करने के बाद आपने फिर उसको मूव का मतलब ये है कि अगर लिम्ब की कोई चीज़ है तो उसको मूवमेंट करा के देख लेना है, और सिर्फ चेस्ट की है तो उसकी आपने मूवमेंट देखनी है इसी तरीके से, ठीक हो गया। जिस तरह फ्लाइल चेस्ट है, कोई रिब फ्रैक्चर के बाद पेशेंट आप देख लेते हैं, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद तो फ्लाइल चेस्ट हुआ है वो अलहदा से ही वो ब्रेथ अपना ले रही होती है और नज़र आ रहा होता है कि ये फ्लाइल चेस्ट है, ठीक है।
चेस्ट की नॉर्मलिटी आप इसमें देख सकते हैं। इसके लिए वैसे जो फॉर एग्जांपल रोमेटिक डिजीज़ वाले पेशेंट उनके जब हाथ आप देखेंगे वैल्व वालों का, मैंने बताया उसमें कोई ना कोई आपको डिफॉर्मिटी मिलेगी, कोई नोड आपको मिलेगा जो कि स्पेसिफिक होगा उसके साथ, ठीक है। तो फुट उसके देखेंगे, हेलस वेलगस होता है बाज़ का रोमेटिक वालों में। तो ये चीज़ें आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें इसकी हैं, और रोमेटिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ आपने चीज़ों को कोरिलेट करना है। उसके बाद फिर आप ये चीज़ें आप देख लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे कि आपने चेस्ट की ऑस्कल्टेशन कैसे करनी है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, और उसमें क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।